Good morning, students. In our last video, we learned the structure of brain of human beings, about control and coordination, life process. Today, we make some activities about it. Make a list of all the voluntary action that you do in a day. हमने पिछले लेक्चर में मानव के मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन किया था। आज हम इसी से संबंधित कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने दिन भर के जो काम हैं जिसको आप अपनी इच्छाओं से करते हैं उसका लिस्ट बनाना है और राइट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एनी वन ऑफ दिस वॉलंटरी एक्शन। इस वॉलंटरी एक्शन में आपके कौन कौन सी कोई भी एक क्रिया है जो उसमें कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, एक्टिव हैं, उसकी आपको सूची बनाना है। एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 फंक्शंस और ऑल ऑफ देम मे गो ऑन इफ द अपर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन फंक्शंस नॉर्मली। जब मस्तिष्क का ऊपरी भाग ठीक से काम करता है तो वो जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उनमें से कोई 3 भूमिका निभा सकता है। क्या क्या भूमिका निभा सकता है? इट में अरेस्ट दोज फंक्शंस दैट वर स्टिमुलेटेड बाय द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये उन इच्छाओं को रोक सकता है जिन्हें नीचे वाला भाग और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु करता है, उसको ये कंट्रोल कर सकता है, रोक सकता है। It can carry the functions stimulated by lower part or spinal cord in a controlled manner. ये उनको कंट्रोल तरीके से, नियंत्रित तरीके से चला सकता है, उसको है ना, स्टिमुलेट कर सकता है। और कैन कंट्रोल a function of muscles directly without the intervention of spinal cord. मेरुरज्जु के नियंत्रण के बिना ही ये सीधे मांसपेशियों की क्रियाओं को भी संचालित कर सकता है। वेल, देयर आर स्टिल सेवरल अदर अमेजिंग फैक्ट अबाउट आवर ब्रेन्स। अनदर फैक्ट इज मोस्ट ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल्स फंक्शंस ऑफ मोस्ट ऑफ द राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वाइस वर्सा। द रिस्पॉन्स टू इंफॉर्मेशन दैट रीच द ब्रेन आर expressed in a consolidated manner। तो हमारा जो मस्तिष्क है ना, ये हमने तीन बातें पढ़ा, लेकिन आपको ये अमेजिंग फैक्ट है कि मस्तिष्क का जो अधिकांश जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड, हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड के कार्यों का नियंत्रण करता है, और लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो हमारे राइट साइड के बॉडी के पार्ट के काम का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर के दोनों भागों से मस्तिष्क तक पहुंचने वाली जो मैसेज होता है, सूचनाएं होती है, उससे संबंधित जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिक्रियाएं होती है, वो मिले जुले रूप में व्यक्त होती। तो चलिए फिर कुछ क्रियाकलाप इसमें से संबंधित कर लेते हैं। लेट्स डू सम एक्टिविटीज टू ऑब्जर्व दिस। एक्टिविटी 3, कीप योर हैंड्स इन अ मैनर एज shown in the figure. Let the pointer figure point each other. Now move both your hands in a clockwise direction together. Now roll one of them clockwise and the other anti-clockwise simultaneously. Try stopping one to roll the other in clockwise and anti-clockwise direction respectively. हमको ये जो डायग्राम दिया है उसके अनुसार हथेली की जो तर्जनी उंगली है ना, जो फर्स्ट उंगली है उसको आमने सामने एक सीधे में लाना है और दोनों हथेली को एक साथ घड़ी की दिशा में घुमाना है, एक ही साथ, एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलता है। अब क्या करना है कि एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एक साथ ही। अब एक हथेली को रोक कर दूसरे को घुमाना है। तो क्या देखते हैं कि was it easy to roll your
हैंड स्टिमुलेट सिमल्टेनियसली इन अपोजिट डायरेक्शन। आपने एक साइड में घुमाया तब तो ये आसान लगेगा, लेकिन एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे तो क्या आपको ये जो है वो आसान लगता है एक ही साथ एक ही समय में, है ना। वाई डू यू थिंक इट वाज सो? तो ऐसा क्यों हुआ होगा? वाई वॉज इट ईजी टू स्टॉप वन हैंड एंड मूव द अदर? अगर हम एक हाथ को रोक के दूसरे हाथ से घुमाए तो हमारे लिए इजी क्यों हो जाता है? While you were rolling both hands together, the response from the brain was a combined one. Direction for individual activities come separately, but when we try doing antagonistic action, here the combined response from the brain was direct otherwise. जब हम दोनों हथेली को एक साथ घुमाते हैं तो इससे संबंधी जो सूचना है वो मस्तिष्क के भागों से मिली जुली प्रतिक्रिया आपके हाथ पर काम कर रही है। अब एक हथेली को रोककर दूसरे को घुमाना भी आसान लगा, लेकिन एक साथ एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। वाइल वॉकिंग विच हैंड स्विंग फॉरवर्ड एज यू पुट योर राइट लेग आउट? हाउ डू यू थिंक इट हैपन्स लाइक दिस? और जब आप चलते हैं तो आपके दाहिने पैर के आगे बढ़ने से आपका कौन सा हाथ आगे बढ़ता है? राइट साइड के साथ लेफ्ट हैंड और लेफ्ट के साथ राइट हैंड आगे बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाता है? तो इसके लिए फिर चलिए एक और एक्टिविटी कर लेते हैं। ब्लाइंड होल्ड वन स्टूडेंट सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लास, इंश्योर दैट द ears and nostril are not covered. Ask the student to respond to sound of clapping by pointing towards the direction. Now the teacher may choose students sitting at equal distance behind and in front of us, as well as towards left and right side of the blindfolded students. क्या करना है कि अपने क्लास में किसी भी एक जो स्टूडेंट है उसके आंखों पर पट्टी बांध देना है और ये ध्यान रखना है कि उसका नाक और मुंह जो है वो बंद ना हो, और उस स्टूडेंट को ये डायरेक्शन देना है कि जब उसको ताली की आवाज सुनाई दे तो वह ताली की आवाज की दिशा को हाथ से के इशारे से बताए। ठीक है, these students will clap in turns as the teacher points towards them. One by one, the blindfolded students will point towards the source of sound. Rest of the students must sit quietly and watch. हाथ से उसको बताना है कि हाथ के इशारे से कि वो किस दिशा से उसकी आवाज़ आई है, और जब टीचर इशारे से सेंटर में बैठे हुए उस विद्यार्थी के बराबर दूरी आगे और पीछे एक एक विद्यार्थी को इसी प्रकार राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक एक स्टूडेंट को ताली बजाने के लिए कहे और इन स्टूडेंट से बारी बारी से ताली बजाने का ऑर्डर दे, तो जो बाकी स्टूडेंट्स है वो शांत रहना है और हर बार ताली की दिशा और केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा हाथ से दर्शाई गई दिशा का अवलोकन करना है। ये जो क्रिया है वो 8 to 10 बार दोहराई जाए, है ना। तो रिपीट दिस विथ अदर स्टूडेंट्स टू फाइंड out whether the observation is similar with them, और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी ये क्रिया को दोहराना है। Could the blind folded students always point correctly towards direction of clapping? What happened when the sound of clapping was either from front or from back of the students? Through which organ was the students getting the information of the sound stimulus? Which organs showed the response? तो ये क्रियाकलाप अन्य स्टूडेंट के साथ भी दोहराना है कि और देखना है कि क्या सभी का अवलोकन एक समान है, क्या सेंटर में बैठा हुआ स्टूडेंट के द्वारा हमेशा ताली बजाने पर सही दिशा दिखाया गया, उस स्टूडेंट को इस प्रक्रिया में किस अंग से सूचना मिली थी, उसके किस अंग के द्वारा ये एक जो क्रिया है प्रतिक्रिया है वो दर्शाई जा रही थी। ठीक है, तो यू मे हैव
observed that the students could show the direction of source of sound if income from left or right side. The student failed to show correct direction of sound came either from front or back. We can see that our ears are located towards the left and right side of our face. Now, if a source is located towards the left, sound produced from it would reach our left ear slightly before it reaches our right ear. This minute difference helps the brain to difference between direction correctly. In case of sound traveling from front or back, the source of sound is equidistant from our ears. Thus, it becomes difficult to decide the direction when we are blindfolded. If our eyes were open, they would help in stating the direction correctly. है ना। तो इस क्रिया में हमने देखा कि सेंटर में बैठा हुआ जो स्टूडेंट है वो अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड में सही दिशा दर्शाता है, लेकिन जब आगे या पीछे ताली बजाई जाती है तो उसको डायरेक्शन का भ्रम होता है। और दोनों कानों के बीच में दूरी है, इसलिए दाएं और बाएं ओर से आने वाली जो साउंड है उसकी सूचना हमारे दोनों कानों तक पहुंचने के समय में भी अंतर आ जाता है, जिससे कि हमारे ब्रेन में इन सूचनाओं का भेद हो पाता है। लेकिन आगे या पीछे से आने वाली जो साउंड है उसकी सूचना के समय कोई अंतर नहीं होता, जिसके कारण हमारा ब्रेन जो है वो इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अर्थात ब्रेन तक आने वाली सूचनाओं के प्रति मस्तिष्क हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। कई सूचनाओं की प्रतिक्रियाएं भ्रमित रूप में होती है, जैसा कि इन एक्टिविटीज में हमने देखा।